Assalamualaikum. I am Muhammad Dilawar and welcome to my YouTube channel ins.physics. I hope that by the grace of Allah Almighty everyone will be fine. Today we are going to start our next topic number 12.11, whose title is comparison of force of gravity or gravitational force and electrostatic force. So from today to onward, we will not only discuss our topics according to board's exam point of view, but we will also discuss our topics according to MDCAT. So आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों फोर्सेस में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो सिमिलर हैं, जो इन दोनों फोर्सेस में बिल्कुल कॉमन हैं। आइए इनके एक्सप्रेशन, इनके फार्मूलाज से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द electrostatic force between 2 point charges Q1 and Q2 placed at a distance r from their centers is given by Coulomb's law, and force of gravity between two masses m1 and m2 placed at a distance r from their centers is given by Newton's law of gravitation. अगर आप एक्सप्रेशन के अंदर देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड कर रही है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डिपेंड कर रही है M1 और M2 के प्रोडक्ट के ऊपर। ये दोनों में चीज़ कॉमन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों मैसेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है। थर्ड जो कॉमन पॉइंट है दोनों फोर्सेस में वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो अगर क्लोज पाथ में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क परफॉर्म करेंगी तो उनसे किया गया वर्क ज़ीरो आएगा, या ऐसी फोर्सेस जिनसे किया गया वर्क आपके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उन फोर्सेस को हम नाम देते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नंबर 5, अगर आप इनकी रेंज की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज भी इनफाइनाइट है, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज भी इनफाइनाइट है। पॉइंट नंबर 6 वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो कर रही है। ये भी इन दोनों में कॉमन पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7 जो दोनों में कॉमन है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अकर्स। इन दोनों फोर्सेस में जो एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन होगी वो अकर करेगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पॉइंट नंबर 8, दोनों फोर्सेस जो हैं वो प्रोपेगेट करेंगी विद अ फाइनाइट स्पीड, और वो फाइनाइट स्पीड कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। पॉइंट नंबर 9, दोनों फोर्सेस वैक्यूम में एक्ट कर सकती हैं। चाहे तो हमारे चार्जेस Q1 और Q2 वैक्यूम में होंगे तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी और वो मैक्सिमम होगी। और अगर M1 और M2 ये भी दोनों मैसेज वैक्यूम में होंगे फिर भी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी। पॉइंट नंबर 10 जो सिमिलर है वो ये है कि दोनों फोर्सेस फॉलो करती हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाती हैं दोनों फोर्सेस। और 11 एक और पॉइंट अभी मेरे माइंड में आ रहा है, वो पॉइंट ये है कि चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों फोर्सेस उसी लाइन के ऊपर लाई करेंगी जो लाइन आपके दोनों चार्जेस या दोनों बॉडीज़ के सेंटर को ज्वाइन कर रही होगी।
अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो जस्ट 3 या 4 सिमिलैरिटीज़ बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एमडी कैट के अकॉर्डिंग अब डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पॉइंट्स को जो है वो थोड़ा एलेबोरेट करेंगे। ओके, अब आ जाएं डिफरेंस की तरफ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस जो है वो कहाँ पर आता है। तो याद रखें कि अगर Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेस होंगे, एक जैसे चार्जेस होंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव होगी। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगी, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं। वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों केसेस में जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी। इट मींस वो रिपल्सिव होगी। लेकिन अगर Q1 और Q2 में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए, कोई एक चार्ज नेगेटिव हो जाए, देन हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी वो नेगेटिव होगी। और हमें पता है कि दो अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। सो इट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, याद रखिएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, वो रिपल्सिव नहीं होती। एक तो ये इन दोनों में जो है वो डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ वेरी वीक फोर्स। आप ग्रेविटेशनल फोर्स को सिर्फ उसी टाइम ऑब्जर्व करेंगे जब हमारे पास M1 और M2 दोनों बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे अर्थ एक बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है, तो आप अर्थ के ऊपर खड़े होकर किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करें तो वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द अर्थ मूव कर जाएगा। तो हम इजीली यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। लेकिन अगर आपके पास दो स्मॉल से ऑब्जेक्ट्स हों और आप उनको एक दूसरे के करीब रखें तो उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट तो करेगी, लेकिन वो ना होने के बराबर होगी। सो वीक फोर्स होती है, और जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, वो इसलिए क्योंकि जो K की वैल्यू है वो अगर आप चेक करें तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कितनी ज़्यादा है, 10⁻+9 में है। तो K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चेक करें तो वो होती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। 10⁻⁻11 चेक करें ये वैल्यू कितनी ज़्यादा स्मॉल है। तो G की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उतनी ही स्मॉल आएगी। आप इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं कि देखें, अगर मेरे पास Q1 और Q2 दोनों 1 कूलम के चार्ज हों और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू K, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतने न्यूटन एग्जिस्ट कर रही होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर M1 और M2 दोनों 1 kg के मैसेज हों और दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कितनी होगी। तो देखें, अगर आप दोनों चार्जेस को यूनिट चार्जेस कंसिडर कर लें और दोनों मैसेज को भी यूनिट मैसेज कंसिडर कर लें और दोनों केसेस में डिस्टेंस 1 मीटर का रखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा आएगी, यानी कि बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगी वो बहुत कम आएगी, 10⁻⁻11 में। अच्छा, फोर्थ जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जो G है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट हम ऐसे कांस्टेंट को बोलते हैं जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगी, चाहे आप जहाँ पर मर्जी मूव कर जाएं इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन जो कूलम्स कांस्टेंट है K, दैट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये एक जनरल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, किसके अकॉर्डिंग, कि हमने Q1 और Q2 के दरमियान किस मीडियम को प्लेस किया हुआ है, कौन सा डाई इलेक्ट्रिक मौजूद है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो K की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। ये जो K की वैल्यू है ये एक्चुअली किसके लिए है, ये वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर के लिए है। एक्चुअली किसी और मीडियम के लिए K की वैल्यू कुछ और होगी। ओके, फिफ्थ जो डिफरेंस है दोनों फोर्सेस में वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है,
यानी कि दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज होती जाएगी। जैसे अगर दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगी, लेकिन अगर दो चार्जेस के दरमियान आपके पास फ्री स्पेस के अलावा कोई वाटर आ जाता है, कोई टेफ्लॉन आ जाता है, कोई माइका, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है, तो एज़ कंपेयर टू फ्री स्पेस उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसी तरह की मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। आपके M1 और M2 के दरमियान कौन सा मीडियम है, इट डजेंट मैटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू हर मीडियम के लिए क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। सो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ओके, डिफरेंस नंबर 6 ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी शील्डेड। अगर आपको गाजेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, तो उसमें हमने क्या किया था कि उस चार्ज स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो है। यानी कि अगर मेटल का बना हुआ कोई भी एक बॉक्स हो और उस बॉक्स के अंदर अगर आप किसी सेंसिटिव इक्विपमेंट्स को रखें तो क्या होगा कि उस इक्विपमेंट्स को आप जो है वो डेंजरस या जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनसे बचा सकते हैं। इट मीन्स के हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट कैन बी इजीली शील्डेड, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट कैन नॉट बी शील्डेड। आप अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं तो आप कभी भी अपने ऑब्जेक्ट्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी से महफूज नहीं रख सकते। हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती रहेगी, चाहे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को वाटर के अंदर प्लेस करें, चाहे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को किसी मेटल के बॉक्स के अंदर प्लेस कर दें, उनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करती रहेगी। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कभी भी हम शील्ड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट पर मीटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उसे आप बोल सकते हैं, या न्यूटन पर कूलम में। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में या न्यूटन पर केजी में। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसका फार्मूला हमारे पास कुछ ये था, E इज़ इक्वल टू KQ/R²। तो देखें ये सारा एक्सप्रेशन एक कूलम्स लॉ की तरह ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक चार्ज मौजूद नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बन गई। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ से एक मैस को रिमूव कर दूँ तो ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो बन जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम में मेजर करेंगे, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में या न्यूटन पर केजी में मेजर करेंगे। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो Q1 और Q2 है वो Q1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसी तरह से दोनों जो हैं वो अपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में जो M1 और M2 है वो हमेशा पॉजिटिव मैसेज ही कंसिडर होंगे। एक और डिफरेंस कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज रहेगा, Q इक्वल्स NE। क्वांटाइजेशन क्या होती है ये मैंने सबसे पहली जो वीडियो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड चार्ज, उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बहरहाल Q इक्वल्स NE दैट इज़ क्वांटाइजेशन, और इस E की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम। जबकि जो मैसेज हैं M1 और M2, सो मैस कैन बी एनीथिंग, सो उसमें तो किसी तरह की कोई क्वांटाइजेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सो आई होप सो कि हमने काफ़ी जो है वो पॉइंट्स सिमिलैरिटीज़ के भी और डिफरेंस के भी जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस पर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें भी हम ना सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे बल्कि नेक्स्ट आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें हमारे पास कोशिश हमारी यही होगी कि MD कैट का जो काफ़ी पोर्शन है हर टॉपिक से रिलेटेड वो कवर किया जाए विद MCQs।
सो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।